नमस्कार दोस्तों, द वायर हिंदी के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली एक बार फिर से चुनावी मूड में है। 23 अप्रैल को यहाँ पर नगर निगम के वोट पड़ दिए जाने हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गौरव विवेक जी। गौरव विवेक जी से मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या है नगर निगम। दिल्ली का नगर निगम चुनाव अगर हो रहा है तो हम अगर ये जानना चाहें कि दिल्ली नगर निगम क्या है, तो आप इसके बारे में बताइए। दिल्ली नगर निगम है जो कि म्युनिसिपल बॉडी है जो दिल्ली के 96% एरिया को रिप्रेजेंट करती है। दिल्ली में जो 70 असेंबली सेगमेंट हैं उसमें से 68 सेगमेंट को ये रिप्रेजेंट करती है और उसके अलावा 2 ही सेगमेंट रह जाते हैं। एक नई दिल्ली का जो जिसमें नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है जो सेंटर के अंडर आती है, वो रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा जो दिल्ली कैंटोनमेंट का एरिया है, और जैसा कि सब जगह होता है कि कैंटोनमेंट एरिया के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड होता है और वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी का जो 68 असेंबली सेगमेंट की सीट्स हैं उनमें ज़्यादातर सब में 4-4 वार्ड हैं, तो कुल मिला के 272 जो वार्ड हैं उनका इस बार चुनाव हो रहा है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत। और इस चुनाव में 2012 में जब इसका ट्राइफर्केशन हुआ था, 3 पार्ट में इसको बांटा गया था, तो नॉर्थ और साउथ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी उनमें 104 सीटें हैं और जो ईस्ट की कॉरपोरेशन है उसमें 64 सीटें हैं। तो इन 272 का चुनाव 23 तारीख को होने जा रहा है। जैसे अगर हम ये चीज़ें स्पष्ट करना चाहें, एक दिल्ली स्टेट है, उसकी सरकार है, एक सेंटर की सरकार है और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सरकार है। तो 3 बॉडी हैं जो इस पूरे दिल्ली को चला रही हैं। इनके कामों का बंटवारा कैसे हुआ है और कहाँ कहाँ पे केंद्र का हस्तक्षेप है, कहाँ पे राज्य सरकार का है और कहाँ पे नगर निगम का हस्तक्षेप है? दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और इसका मेन कारण ये है कि दिल्ली का एक जो सेंट्रल दिल्ली का एक जो मेन एरिया है, नई दिल्ली का जो एरिया जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज, उनके एम्प्लॉयज़ के घर और उनकी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज हैं। उसके अलावा वहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव हैं। इसीलिए इस एरिया को एक स्पेशल स्टेटस के तौर पे दिया गया और उसका जो सिविक जो पार्ट है वो देखती है नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, जो कि सेंटर को रिपोर्ट करती है। उसका इलेक्शन नहीं होता है, जो इसीलिए दिल्ली में पुलिस भी जो है वो सेंटर के अंदर रखी गई, क्योंकि आप एक स्टेट इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं दे सकते, बिकॉज ये जो एक सेंट्रल एरिया है तो ये एक स्पेशल इसका स्टेटस है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस का भी जो है वो उसके अंडर आती है। जो सिविक बॉडीज़ का सवाल है उसको जो वो इस एरिया के ज़्यादातर बाहर आती हैं, जो एमसीडी की हैं, और उसमें लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं। दिल्ली सरकार और सिविक बॉडीज़ के भी रोल्स में फ़र्क है। जो सिविक बॉडीज़ हैं वो कॉरपोरेशंस, जो भारत के संविधान के अंडर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में एक कॉरपोरेशन होती है और उसको वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है। वो वहाँ के कई काम देखती है, जैसे प्राइमरी स्कूल चलाती है और हेल्थ सेक्टर का देखती है, सैनिटेशन उसका काम होता है, गार्बेज डिस्पोजल वगैरह उसका काम होता है। वो नॉर्मली जितने क्रिमेशन ग्राउंड्स वगैरह हैं ये वो ऑपरेट करते हैं और कई रोड्स वगैरह वो मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से उनके रोल्स डिफाइंड हैं और दिल्ली सरकार उसका और उनका टैक्स कलेक्शन भी एक फ़र्क तरीके का होता है सरकार से। ये सब स्टेट्स में भी यही होता है। स्टेट्स में भी जो शहर होते हैं 10 लाख से ज़्यादा, उनमें कॉरपोरेशन होती है, तो स्टेट पर वो डायरेक्टली स्टेट को रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली क्योंकि एक थोड़ा अलग किस्म का, बिकॉज देश की राजधानी है, तो यहाँ पे जो म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, जैसे मैंने बताया नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, ये तो सीधा सेंटर को हाँ, और वो एमएचए और डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू रिपोर्ट करते हैं। जो एमसीडी है उसका 2009 में यहाँ पे कुछ उसका पार्ट, जैसे कि बिल्डिंग बायलॉज वगैरह, वो सब प्लेस किए गए दिल्ली सरकार के अंडर, पर सेंटर ने अपने पास थ्रू एमएचए जो है 2 क्रूशल कंपोनेंट रिटेन किए। उसमें से एक था जो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है, और तो ऐसे उसमें कामों का बंटवारा कर लिया गया, जिससे कुछ रोल स्टेट प्ले करती है उसके कंट्रोल में और बाकी सेंटर। इसी की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट चीज़ें काफ़ी डिफाइंड है कि किसका क्या रोल है इसमें। अच्छा, समय समय पर लड़ाइयाँ होती भी रहती हैं हाँ, कभी? वो होती रहती हैं। जैसे कि आप देखें तो पिछले कुछ सालों में 5 बार तो स्ट्राइक हुई है
सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहों और उसको लेकर। तो ये इसकी एक मेजर वजह ये होती है कि जो कौन सी पार्टियां पावर में हैं उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है, वो पॉलिटिकल उसका इशू बना रही हैं कि नहीं, वो उसकी वजह से होती है, पर रोल्स डिफाइंड हैं सबके। दिल्ली की प्रशासनिक संरचना थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन समझने लायक है। अगर इसमें समझने में कुछ भी परेशानी हो रही है तो आप गौरव जी से पूछ सकते हैं, वो आपको बाकायदा बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या किन के अंदर में आती हैं। तो सर, अगर हम एमसीडी की चर्चा करें तो जैसे सफाई का काम अगर एमसीडी का है तो, या सड़कों पे सफाई का काम एमसीडी का है, तो कौन सी सड़क एमसीडी के अंतर्गत आती है, कौन सी सड़क राज्य सरकार के अंतर्गत आती है? जिस वक्त आज से 5-7 साल पहले जब शीला दीक्षित सरकार थी, तो इन्होंने क्या किया था कि जो दिल्ली सरकार के अंडर जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो भी सड़कें मेंटेन करता है और एमसीडी भी सड़कें मेंटेन करती है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सड़कों के साइड की नालियां भी साफ करता है और ऐसे ही एमसीडी भी नालियां वगैरह भी साफ करती है। तो ये कंफ्यूजन होता था कि कौन सी सड़क साफ करेगा और कौन सी नालियां साफ रखना किसकी जिम्मेदारी है। तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए ये किया गया कि जो 60 फुट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है, 60 फुट या उससे ज़्यादा, वो सारी सड़कें जो हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनको वो मेंटेन करेगा, वो बनाएगा उसके साइड की नालियाँ और वो भी वही साफ करेगा। और जो 60 फुट से कम की सड़कें हैं जो नॉर्मली कॉलोनीज़ के अंदर होती हैं, स्लम क्लस्टर्स एरियाज़ में होती हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज़ में होती हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में होती हैं, वो उनकी सारी जिम्मेदारी जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ही रहेगी। तो ये 60 फुट जो है ये एक उसका रफ मापदंड है कि इससे ज़्यादा वाला दिल्ली सरकार और उससे कम वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा, चाहे नियमित कॉलोनियों में सड़क हो, चाहे अनियमित कॉलोनियों में, मतलब जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनमें भी हर जगह, मतलब हाँ, दोनों जगह का इस तरीके से बंटवारा किया गया था। अच्छा, काफी हद तक। अभी जैसे अगर हम समझें कि एमसीडी का चुनाव हो रहा है, तो एमसीडी के बेसिक काम क्या हैं दिल्ली में अगर निकालें तो? एमसीडी देखिए, एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ करता है। एजुकेशन में एमसीडी प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड, मतलब प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है एजुकेशन में, जो कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई। उसके बाद के जो स्कूल होते हैं वो ज़्यादातर दिल्ली गवर्नमेंट रन करती है। ऐसे ही हेल्थ में डिस्पेंसरीज और कुछ हॉस्पिटल, छोटे नॉर्मली हॉस्पिटल एमसीडी रन करता है। ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल जैसे जीटीबी हॉस्पिटल वगैरह वो सब दिल्ली गवर्नमेंट रन करती है। और हायर एजुकेशन में भी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है, एमसीडी हायर एजुकेशन में जैसे नहीं है। गार्बेज कलेक्शन, डिस्पोजल, सैनिटरी लैंडफिल साइट्स मेंटेन करना, जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है उन जगहों को मेंटेन करना, वहाँ तक पहुँचाना, ये कॉरपोरेशंस का काम होता है और वो यहाँ पे भी कॉरपोरेशन ही करती है। टैक्स कलेक्शन जो कि उसमें भी क्लियरली डिफाइंड है, जैसे कि कॉरपोरेशन जो है वो टोल टैक्स जो आपका होता है बॉर्डर पे आप देते हो वो कॉरपोरेशन के पास जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कॉरपोरेशन के पास जाता है। दूसरी तरफ जो सेल्स टैक्स और आप देते हो वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है हमेशा हर केस में। तो बाकी जो ये रोल हैं ये देश भर में जैसे स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में डिवाइड हुए हुए हैं, ऐसे ही वो दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में डिवाइड हुए हुए हैं ये वाले रोल, कि कौन सा रेवेन्यू जनरेशन के लिए, पैसे जमा करने के लिए क्या रोल यहाँ पे एमसीडी प्ले करेगी और क्या दिल्ली सरकार प्ले करेगी। सर, जैसे इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं मुख्य तौर पे जो आपको लग रहे हैं कि इन पार्टियों को उठाना चाहिए और जो इस बार अहम रोल प्ले करेंगे इस चुनाव में? मेन मुद्दा है एक तो कि पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी जो है वो सिविक बॉडी में उसका शासन रहा है। जब एमसीडी का बंटवारा का 3 भाग में डिवीजन नहीं हुआ था उससे पहले भी बीजेपी यहाँ पावर में थी, और जब 2012 का इलेक्शन हुआ उसमें साउथ कॉरपोरेशन की बीजेपी की फुल मेजॉरिटी नहीं आई थी, बट बाकी पार्टीज के साथ, बीएसपी वगैरह के साथ, एनसीपी वगैरह के साथ मिलकर उसने अपना फॉर्म कर लिया था मेजॉरिटी, और नॉर्थ और ईस्ट कॉरपोरेशन में उसकी मेजॉरिटी आई थी और वहाँ वो पावर में है। तो एक तो बीजेपी की जवाबदेही बनती है लोगों के पास कि क्यों आज भी बहुत सी कॉलोनीज़ में साफ़ सुथराई नहीं है, वहाँ पे ठीक से सड़कों का प्रावधान नहीं है, वहाँ क्यों प्राइमरी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, तो ये वाली उनकी जवाबदेही बनती है। दूसरा, बीजेपी की जो उन्होंने बीजेपी ने पॉलिटिकल तौर पे अपने सारे जितने काउंसलर थे चेंज कर दिए इस बार। अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम किसी को रिपीट नहीं करेंगे और नए सिरे से जाएंगे, तो कहीं वो दिखाना चाहते हैं कि
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक बिल्कुल नई किस्म की बीजेपी है जो सामने आ रही है। तो ऐसे में अब ये देखने का है कि वहाँ पे जो जिन काउंसलर्स को सीटें नहीं दी गई हैं, सिटिंग काउंसलर्स को, वो भी बड़े नेता बन गए थे, तो वो आज कैसे उसको डैमेज करते हैं पार्टी को। दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव होगा, पहला चुनाव है जिसमें वो पूर्ण रूप से कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रही है। बाई इलेक्शन तो पहले लड़ा उन्होंने, पर कॉरपोरेशन का पूरा चुनाव उन्होंने पहले नहीं लड़ा था। 2012 में वो नहीं थे यहाँ। मतलब अभी तक दो मेजर प्लेयर होते थे, भाजपा और कांग्रेस। पहली बार आम आदमी पार्टी आई जी। तो एक तरीके से जब आम आदमी पार्टी 2013 में तो 29% उसका वोट शेयर था, और 2015 में पर जब उनका 54% वोट शेयर हो गया और उन्होंने दिल्ली असेंबली इलेक्शन स्वीप किया, 67 सीटें जीती 70 में से। सो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या लोग उनसे खुश हैं, नाराज़ हैं, वो भी काफ़ी हद तक हमें इस इलेक्शन में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो ट्रेंड चल रहा हो तो उस हिसाब से तो 272 में से 250 के आसपास सीटें उन्हीं को जीतनी चाहिए आम आदमी पार्टी। तो अब वो कितनी एक्चुअली जीतेंगे, उससे हमें काफ़ी हद तक इंडिकेशन मिलेगा कि लोग आज आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया कि नहीं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में उसके पहले जो है बीजेपी ने पूरा क्लीन स्वीप मारा था यहाँ पे दिल्ली में। हाँ। तो उसके बाद एमसीडी में भी उसके पहले मतलब बीजेपी में ही जीतती रही है। तो क्या बीजेपी के पास सामने इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है? बीजेपी दिल्ली में पिछले 25 साल में से 20 साल बीजेपी ही रही है एमसीडी में। 5 साल बीच में 2002 से 2007 कांग्रेस थी एमसीडी में। तो बीजेपी सिविक बॉडीज़ में अच्छा करती रही है, और हर बार ये होता है कि जब आप सिविक बॉडी जीतते हो तो आप कहते हो ये क्वार्टर फाइनल है और अब हम सेमीफाइनल असेंबली जीतेंगे, फिर हम लोकसभा जीतेंगे जो फाइनल है। बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ कई जब शीला दीक्षित की सरकार रही तो उसमें भी सरकार उनकी थी, पर ये नहीं हुआ कि वो कांग्रेस कॉरपोरेशन जीत पाई हो, या जैसे पिछली बार बीजेपी ने 7 सीटें जीती लोकसभा की, उससे पहले कांग्रेस ने 7 जीती, और पर कांग्रेस तब एमसीडी हार चुकी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि एक इलेक्शन दूसरे पे रिफ्लेक्शन नहीं है, लोग अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग इलेक्शन में वोट डालते हैं। अच्छा, कांग्रेस के लिए कितनी संभावना देख रहे हैं आप, और कितना जरूरी है कांग्रेस के लिए एमसीडी चुनाव जीतना दिल्ली का? कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और कांग्रेस ने कुछ सही कदम भी पिछले 2 साल में देखें तो उठाए हैं। जब उनकी एक भी सीट नहीं आई 2015 के असेंबली चुनाव में फरवरी में, तो उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने मार्च में ही अजय माकन को, जो कि कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और मीडिया को पूरा एडवाइस करते थे, जो उनके स्पोक्स पर्सन वगैरह हैं कि क्या बोलना है कांग्रेस की पॉलिसी वगैरह, और क्लोज यंग लीडर माने जाते हैं, राहुल गांधी के क्लोज माने जाते हैं। तो उन्होंने उनको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना के दिल्ली में भेजा, और अजय माकन ने एक नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करी है। पार्टी को नुकसान ये हुआ था कि एक तो जो उनका ट्रेडिशनल वोटर जो सपोर्ट बेस था, दलित वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स, पूर्वांचली वगैरह में से काफ़ी एक सेगमेंट, और तो ये काफ़ी हद तक शिफ्ट कर गया था। इवन बहुत से उनके जो वैश्य समाज से जो वोटर और वो भी शिफ्ट कर गए थे। सो अब पार्टी ने उन पे फोकस किया। आज ही हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने काफ़ी फोकस किया, और कुछ उसका नतीजा हमें देखने को मिला पिछले मई में हुए जो एमसीडी के उपचुनाव थे उनमें, जिसमें कांग्रेस ने 4 सीटें जीती, पर एक और उन्हीं का कैंडिडेट था जो बाद में ज्वाइन किया। तो 13 में से 5 उन्होंने जीती, 5 आपने जीती, और 3 बीजेपी की आई। तो वहाँ दिखा कि कुछ कांग्रेस की वापसी हुई है। पर इस बार जो टिकट बंटवारा है उसमें काफ़ी कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमपीज़ हैं, उनमें काफ़ी रोष था, और काफ़ी एमएलएज़ में भी पुराने वालों में काफ़ी रोष था कि उन्हें नहीं सुना गया। पर पार्टी कहती है कि हमने एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने वर्कर्स से फीडबैक लेके हमने अपने जो प्रत्याशी हैं उन पर निर्णय लिया है। अच्छा, टिकट बंटवारे को लेकर हर पार्टी में विद्रोह की खबरें आई, ज़्यादातर हर चुनाव में ऐसा होता है, लेकिन इस बार कैसा देख रहे हैं? जितना मतलब जैसे बीजेपी ने अपने सभी जो पार्षद थे उनका टिकट कैंसिल कर दिया है, वो कितना विरोध कर पाएंगे? या कांग्रेस में भी लगातार ये आवाज़ें आती रही, आम आदमी पार्टी में भी ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स। कॉरपोरेशन का चुनाव एक छोटा चुनाव होता है। जैसे दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी है, तो हर असेंबली सेगमेंट में अंदाजन 2 लाख लोग होते हैं, और हर कॉरपोरेशन जो उसका चौथाई हिस्सा होता है 55 से 60 हज़ार लोग होते हैं। 50% ने वोट डाला तो 30,000 का एक वोट होता है, उसमें से जो 10,000 के आसपास ले गया वो ऑलमोस्ट कर सकता है।
तो इसलिए जो बागी उम्मीदवार होते हैं वो काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर असेंबली चुनाव या लोकसभा में छोटी पार्टियां जैसे एनसीपी, बीएसपी या जनता दल यूनाइटेड ये अगर नहीं भी ज़्यादा कुछ कर पा रही हैं, पर वो जब कॉरपोरेशन का चुनाव आता है तो कुछ सीटें वो ज़रूर जीतती हैं। बीएसपी एक बार 13 तक जीत गई थी, या एनसीपी 3-4 निकाल लेती है, जेडीयू भी लेके। तो इस तरीके के छोटी पार्टीज़, इंडिपेंडेंट्स और रिबेल्स अगर वो थोड़े भी स्ट्रांग हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक चुनाव जीत पाएँ। तो उतना ही, पर वो इम्पैक्ट उनका उतना ही रहता है, मेन पार्टीज में ही फाइट होती है। अच्छा सर, इस बार मतलब स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जा रही है। आज कांग्रेस ने जारी की है, इसके पहले बीजेपी ने भी जारी की है। सुनने में आया कि 5-6 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार करने। ये नया ट्रेंड है या ऐसा पहले से ही होता पहले है? भी होता रहा है, और बल्कि कांग्रेस भी जैसे अपने मेरे को लगता है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नहीं आगे करना चाह रहे, वो बाकी के जो उनके लीडर्स हैं, पी चिदम्बरम और ऑस्कर फर्नांडिस और बाकी लीडर्स को वो लेके आएंगे। और अभी हाल ही में क्योंकि पंजाब में अमरिंदर सिंह के अंडर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल करी है, और वहाँ आम आदमी पार्टी एक मेजर प्लेयर था, जिसका कि पिछले साल के शुरू में कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी एक ओपिनियन पोल को कोट करके कहती थी कि हम 117 में से 100 सीटें जीत जाएंगे, और आखिरी में उनके 20-22 के आसपास आई वहाँ। तो वो अमरिंदर को भी लेके आ रहे हैं दिखाने को कि कैसे हम वहाँ जीते और क्या फैक्टर्स रहे, और कैसे उनका ये कहना है कि दिल्ली में जो आम आदमी की पार्टी की नॉन परफॉर्मेंस रही वो भी हमने उस पर कैपिटलाइज किया पंजाब में। और 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा परफॉर्म किया था और कांग्रेस के एक्सपेंस पे, कांग्रेस की सिर्फ 8 सीटें आई थी, तो बहुत से कांग्रेस के नेता कहते थे ये जीत जो आम आदमी पार्टी की इसलिए हुई कि हम ये मान ही नहीं रहे थे कि आम आदमी पार्टी इतनी एक मेजर फोर्स बन गई है, और हमने उनके कैंडिडेट्स और उनको इंडिविजुअली टारगेट नहीं किया था। वो उन्होंने कोशिश करी 2015 में, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बाकी भी जो वोट बेस था वो शिफ्ट कर चुका था। तो अब इस बार पर वो एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में, कांग्रेस का मानना है उनकी लड़ाई बीजेपी से, और आम आदमी पार्टी इस बार तीसरे नंबर पे आएगी। अच्छा, दिल्ली में दिल्ली बनाम बाहरी का भी बहुत मामला रहता है। इस बार दिल्ली बनाम बाहरी इस चुनाव में मुद्दा है कि नहीं है? जैसे कहा जाता था कि पहले कभी पंजाबियों का दबदबा रहता था, आजकल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों का दबदबा है। ये चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे? वो मुझे लगता है कि जो इस बारे में जो बात होती थी पूर्वांचली वोटर्स और उससे रिलेटेड एक बाहरी वाली जो बात होती थी, वो पिछले 10-1 साल जब से नीतीश कुमार आए हैं बिहार में, और वो तब से वो काफ़ी जो है टोन टेनर चेंज हो गया है। अब पूर्वांचली वोटर्स को बजाय एक नेगेटिव तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है उसको, और सब पार्टीज चाहती हैं कि पूर्वांचली वोटर उनके साथ जुड़ें। छठ पूजा वगैरह पे जिस तरीके से आयोजन किया जाता है उसमें वो दिखता है कि हर पार्टी इस लार्ज सेगमेंट को मूव करना चाहती है, जो पूर्वांचली यूपी, बेसिकली यूपी, बिहार, उत्तराखंड इधर का जो वोटर है, और ये लार्ज सेगमेंट है दिल्ली में। सो सब पार्टियां इनको बहुत हाथों हाथ लेती हैं। तो ये एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। और इस बार भी अगर आप देखें कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, तो अपना मनोज तिवारी को उन्होंने बनाया है, जो कि पूर्वांचली एक सिंगर, फोक सिंगर, और वो थे क्योंकि उनकी लार्ज एक अपील है। तो मुझे लगता है कि इससे पॉजिटिव तरीके से देखते हैं उन्हें। सर, एक जो सवाल रहता है ये कि जैसे उत्तराखंड के भी लोग आते हैं यहाँ पे, खूब बड़ी संख्या में रह रहे हैं, तो या बिहार के लोग रह रहे हैं, पंजाब के, तो क्या इनके अलग अलग मुद्दों को एड्रेस कर रही हैं पार्टियाँ, मतलब उनके हिसाब से, उनके सांस्कृतिक जैसे मैंने बताया कि सांस्कृतिक हिसाब से छठ पूजा का होता है, तो अब जिस तरीके से अब आयोजन होता है, पहले से सब पार्टियां लग जाती हैं वहाँ उनके साथ काम करने में, सबने अपनी यूनिट्स बना दी हैं, जो कि छठ पूजा हुई, चाहे यहाँ पे जब कावड़ियों का होता है उसमें होता है, हज के प्रिपरेशंस होते हैं उसके लिए करती हैं। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ और उनके साथ काम आजकल पार्टियां कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि वो जुड़ें उन लोगों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, जिससे कि उनको आगे इलेक्शंस में फ़ायदा मिले। पर म्यूनिसिपल इलेक्शन में नॉर्मली एक एरिया बहुत छोटा इलेक्शन है, और इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी आ गई। जैसे इस बार जनता दल यूनाइटेड आ गई, पहले भी थी, बट इस बार नीतीश कुमार भी 2-3 चक्कर लगा चुके हैं। अब उनको भी लगता है कि कहीं अरविंद केजरीवाल से उन्होंने दोस्ती तो करी, महागठबंधन भी जब बिहार इलेक्शन से पहले बना, अरविंद केजरीवाल भी उनके सपोर्ट में गए,
और कहीं अरविंद केजरीवाल अपने को बहुत बड़ा नेशनल लीडर प्रोजेक्ट करने लगे थे। वो तो गुजरात, वो तो अपना गोवा और पंजाब में उनकी पार्टी की जीत नहीं हुई, अदरवाइज़ वो एक बहुत ताकतवर नेता बन जाते हैं। अब नीतीश भी कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं तो कि मुझे भी बिहार के बाहर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बिहार के लोगों की है, तो वो भी यहाँ पे बड़े तरीके से आए हैं। इस बार एक और मेजर फैक्टर जो प्ले कर रहा है वो है स्वराज इंडिया का, जो कि एक ब्रेक अवे ग्रुप है एक तरीके से आम आदमी पार्टी का। सो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के नेतृत्व में ये पार्टी भी काफ़ी बड़े रूप से इन चुनावों में उतरी है, और देखते हैं उसका कितना असर डलेगा। सर कुछ लोग हमें फेसबुक पे जुड़ रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। वो अजीत सिंह का एक सवाल है, हाउस टैक्स के अलावा निगमों की क्या आय है? निगम हाउस टैक्स रफली 15% है कॉरपोरेशंस की टोटल इनकम का, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ने रिसेंटली कहा कि हम ये जो है हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे। उनका मानना ये है, उनका भी और कांग्रेस का भी मानना ये है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी नाकामी जो रही है पिछले 10 साल में, जो कि वो उजागर भी करना चाहते हैं इस बार, वो है कि जहाँ टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे बीजेपी ने पूरे तरीके से ठीक से, चाहे वो टोल टैक्स हो चाहे वो हाउस टैक्स हो, ये सब कलेक्ट नहीं किया। और इस वजह से उनको लगता है कि अबाउट 1500 करोड़ का एनुअल लॉस हुआ है दिल्ली में कॉरपोरेशंस को। आज अजय माकन बता रहे थे कि बाकी जैसे एनडीएमसी के पास 22,000 करोड़ का एक अपना कॉर्पस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसके इंटरेस्ट से ही वो काफ़ी हद तक अपना फंड करते हैं। तो कुछ ज़रूरत है कि दिल्ली में भी फाइनेंसेस को सुधारा जाए और एक कॉर्पस फाइनली क्रिएट किया जाए, जिससे कि प्रॉपर प्लान तरीके से यहाँ पे सुचारू रूप से डेवलपमेंट हो सके। एक गंगेश ठाकुर है, इनका थोड़ा बड़ा सवाल है। आपने दिल्ली एमसीडी चुनाव में वादा किया है कि इस चुनाव में जीत के बाद वह उन लोगों को भी पानी मुफ्त और बिजली सस्ती देगी जो किराए पर रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं किस मैकेनिज्म के तहत किया गया है और दिल्ली में कितने किराएदार रहते हैं, या आम नेताओं को पता है? क्या आपने ऐसा कोई वादा किया है? भाई अब बिजली का जो मीटर है वो तो मकान मालिक के ही नाम पे होता है, तो अगर जो बेनिफिट आ रहा है वो तो उसके थ्रू आएगा ही, जो शुरू की यूनिट्स का आएगा। मैकेनिज्म मुझे नहीं पता है किस तरीके से करेंगे, पर प्रॉमिस तो किया है। और आपने जो पुराना बिजली जो लोअर रेट्स पे उन्होंने प्रोवाइड करी, कल ही हमारी दिलीप पांडे से बात हुई, वो कहते हैं कि हमारा ये और जो 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का जो निर्णय था, उनका मानना ये है कि ये बिल्कुल ठीक था। उनका लॉजिक ये है कि लोग 20,000 की क्योंकि लिमिट थी तो लोग उसमें बचत करने लगे पानी में, जिससे 20,000 से ज़्यादा ना खर्चा हो जाए उनका महीने का, क्योंकि वो हो जाएगा तो फिर बिल पूरा देना पड़ेगा। तो इस वजह से उनकी सोच है कि ये वाला भी जो इनका अनाउंसमेंट है प्रॉपर्टी टैक्स वेव करने की, ये भी वर्क करेगी। पर कांग्रेस के अजय माकन का कहना है कि वेवर जो है वो अलाउड नहीं है अंडर द लॉ, और ये जो कहते हैं कि ये कॉरपोरेशंस ने एक एग्जेम्पशन दिया था हेरिटेज जो पुरानी हवेलियां वगैरह हैं उनके लिए, तो वो जो है वो एक सिर्फ एग्जेम्पशन था। एग्जेम्पशन एक अलग चीज़ होती है जो कुछ थोड़े से लोगों या जगहों के लिए दी जाती है। एक जनरल आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा सर, जैसे अभी इस बार का चुनाव फिर किन किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? क्या बिजली पानी, जैसे लोग विधानसभा चुनाव में मुद्दा था, वो इस बार भी बिजली पानी ही है मुद्दा, मतलब एमसीडी चुनाव में भी? पानी सप्लाई तो दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है, तो वो नहीं है। मेनली जो कॉलोनीज़ हैं उनमें साफ़ सुथराई, गार्बेज डिस्पोजल, वहाँ पे जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं, जो करप्शन होती है, आप एक अनऑथोराइज या किसी भी कॉलोनी में रह रहे हैं, आपको ऊपर एक कमरा डालना है, चाहे वो अलाउड हो अंडर द लॉ, 100% FIR आपको अलाउड हो वहाँ पे कि आप बना सकते हैं ऊपर, आप एक फ्लोर डालने की कोशिश करें और कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ आपसे आके रिश्वत मांगेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये लोगों को बहुत क्लोजली हर एक को टच करती हैं, और उस पे जो नाराज़गी है ये उन इश्यूज़ पे भी है कि क्या कितनी करप्शन है कॉरपोरेशंस में। जो लोग कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं, इतने पैसे लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, इतना टाइम एफर्ट क्यों डालते हैं? क्या वो सेवा करने के लिए डाल रहे हैं या वो कुछ उसमें से मलाई निकालने के लिए डाल रहे हैं? सर ठीक है, फिर द वायर हिंदी के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।